चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज अपनी कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का तीसरा पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यह एक एकांकी है। चलिए शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दो साहब। बाबू, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल पट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किसके लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है और हंसता है। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था, लोटों की तरह यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उससे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल की लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफ़रत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती।
और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए। तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर। वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर। बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आती है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। अरे तू यहीं खड़ा है, बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, और तुम जल्दी करो। प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ये बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना होता है। आँखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप, अपने दोनों हाथ मलते हुए, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए। मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। फिर रामस्वरूप लड़की की ओर देखकर बोले, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था।
रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बेहतरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए ये लड़का कमज़ोर है। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एम में भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। शंकर भी हंसता है। गोपाल प्रसाद, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। रामस्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। रामस्वरूप अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप, कहते तो आप सही हैं। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है।